नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज हमारे सहयोगी कौन कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, चलिए सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि हमारे साथ आज जुड़ेंगे हितेश त्यागी देहरादून से, हल्द्वानी के मामले पे उनसे अपडेट लेंगे। गौरव मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से होंगे, दीपक चौबे भी हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से, संजीव राय पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे, रवि सर्राफ हमारे साथ दिल्ली से होंगे, अली शरर हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से, कंझावला के मामले में अपडेट इनसे लेंगे, शेखर त्रिवेदी लखनऊ से हमारे साथ होंगे, योगी आदित्यनाथ मुंबई में होंगे, उसके मामले में अपडेट लेंगे, मदन मोहन वाराणसी से हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे ज्ञानवापी के मामले पर अपडेट लेंगे, राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे जो कि राजनाथ सिंह के बारे में हमें बताएंगे कि आज उनका क्या दौरा रहने वाला है, अंडमान निकोबार में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। तो ये हमारे सहयोगी आज हमारे साथ जुड़ेंगे 9 बजे 9 रिपोर्टर में और तमाम खबरों का अपडेट देंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंझावला केस से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई है देर रात ये बैठक हुई है और इसमें आपको बता दें कि पांचों जो आरोपी हैं उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने को लेकर बात हुई है। साथ ही आपको बता दें कि पांचों आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी भी होनी है। आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की पुलिस मांग कर सकती है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यह भी है कि पांचों आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जा सकता है। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की बैक रूट मैपिंग होगी। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है, आरोपी पुलिस को लगातार गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह से चुनौतियां जो हैं वो पुलिस के लिए बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार अपने बयान अगर कोई बदल रहा है तो ऐसे में चुनौती जो है वो पुलिस के सामने बढ़ जाती है। मैम, पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। इंक्वायरी जब खत्म होगी तो रिपोर्ट सबमिट मैम, कब तक रिपोर्ट आप दे देंगे एमएचए को अपनी? अभी तो सारी चीजें एनालाइज करने, आपके जितने भी सवाल हैं मीडिया भी जो उठा रही है उन सबको अच्छी तरह से इंक्वायर किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे। शालिनी सिंह को जो कि इस मामले की जांच कर रही हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है इस मामले की जांच की। अब चलिए, ऐसे में कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं, खास करके निधि की अगर बात कर ली जाए तो सवाल निधि से हैं। न्यूज इंडिया के ये सवाल हैं कि हादसे के वक्त स्कूटी चला कौन रहा था। निधि जो है वो सामने आई, जो कि अंजलि की दोस्त है, उसने अपने बयान दिए हैं। उसके बाद ये सारे सवाल न्यूज इंडिया निधि से ही पूछता है कि हादसे में निधि की पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रह गए। निधि जो है वो साथ में थी, एक की इस तरीके से दर्दनाक मौत और एक पूरी तरीके से सुरक्षित। हादसे के बाद निधि दूर छिटक गई, लेकिन अंजलि वहीं कैसे फंस गई? ये किस तरीके का एक्सीडेंट था, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा निधि के बयान के मुताबिक अंजलि नशे में थी, तो क्या निधि बिल्कुल होश में थी? क्या निधि ने नशा नहीं किया था? ये निधि से सवाल हैं न्यूज इंडिया के। क्या केवल डर की वजह से ही चुप रही या और कोई बात है जिसे निधि ने अब तक बताया नहीं है? निधि से यही सवाल है कि आप छुपा तो कुछ नहीं रही हैं। साथ ही सवाल यह है कि क्या निधि पुलिस की बताई कहानी सुना रही है? क्या यह भी बहुत बड़ा सवाल है जो निधि से न्यूज इंडिया पूछता। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब मिलेंगे तभी जाकर के ये मिस्ट्री सुलझेगी। सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। अली, सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट में पेशी होनी है, पुलिस क्या कितने दिनों का रिमांड मांगने की सोच रही है? देखिए अभिषेक, 3 दिन की जो अवधि थी वो पूरी हो चुकी है। अब पुलिस को रोहिणी कोर्ट में पेश करना होगा पांचों आरोपियों को। उसके बाद ये कोर्ट से निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार उन्हें जेल भेजा जाए या पुलिस की जो रिमांड याचिका है उसको मान लिया जाए और उन्हें रिमांड बढ़ा दी जाए। हालांकि माना यह जा रहा है कि आज रिमांड बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी कई सारे पहलुओं पे जांच चल रही है जिसमें उनका होना मौजूद बहुत जरूरी है। हालांकि जेल भी भेजा जा सकता है, लेकिन अभी जो गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट सौंपनी थी उसमें जो तमाम तत्व हैं वो पूरा रोड मैप तैयार करने के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी थी, क्योंकि पांचों आरोपियों को हर एक स्पॉट पर ले जाया गया कि कौन कौन से मार्ग से आप लेकर के गुजरे हैं अपनी कार को, कहां कहां घसीटा गया मृतक अंजलि को, तो वो तमाम चीजें देखी गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, जब से निधि का सवाल, निधि ने मीडिया में आके अपनी बात कही है, उसके बाद से तमाम सवाल उठ गए हैं, क्योंकि अब मृतक अंजलि का
जो परिवार है वो भी कह रहा है कि नीति झूठ बोल रही है। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनको सुलझाना दिल्ली पुलिस को बाकी है, अभिषेक। अच्छा, इसमें अली एक और अपडेट ये भी निकल करके आ रहा है कि पांचों आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जा रहा है। वो गुमराह कर रहे हैं पुलिस को अपने बयानों से। देखिए, बिल्कुल वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है दिल्ली पुलिस के कि अब जो पांचों आरोपी हैं उनको लाइव डिटेक्टिव टेस्ट इसलिए कराया जाएगा क्योंकि वो पल पल झूठ बोल रहे हैं और सही जानकारी के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जिसको लेकर कि आज बाकायदा मंथन भी हो रहा है और आज ये माना जा रहा है कि आज लाइव डिटेक्टिव टेस्ट उनका कराया जा सकता है, अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया अली आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। ये खबर आपको बता दें, मायापुरी थाने के सब इंस्पेक्टर पर हमला किया गया है। एसआई शंभू दयाल पर चाकू से हमला हुआ है। यह बड़ी खबर आपको बता दें। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है एसआई को। यह बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। तो अब देखिए दिल्ली में आखिर हो गया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें दिल्ली से, जहां पे मायापुरी थाने के सब इंस्पेक्टर शंभू दयाल जिन पर हमला किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल गंभीर हालत में उनका इलाज अस्पताल में जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मायापुरी थाना के सब इंस्पेक्टर पर चाकू से वार किया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर हल्द्वानी से है, जहां रेलवे की जमीन पर कब्जे के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसे चुनौती दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती यहां पर दी गई है। अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने के मामले में सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि रेलवे की जो जमीन है उसे अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया और इस फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। प्रशांत भूषण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश की अगुवाई में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसके साथ ही प्रशांत भूषण की ओर से भी एक याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को जोड़ते हुए आज सुनवाई करने का फैसला लिया है। तो आज इस मामले की सुनवाई होनी है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यह मामला जो है वो करीब 4,500 परिवारों से जुड़ा हुआ है। ये परिवार जो इस एरिया में रहते हैं, हल्द्वानी स्टेशन के आसपास, और रेलवे की ये संपत्ति है, रेलवे की ये जमीन है जिस पर इन्होंने अपना आशियाना बसाया। लेकिन चूंकि जमीन तो रेलवे की है, अब ऐसे में मामला कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला दिया और यहां से जो ये अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें हटाने को कहा गया है। तो अब बुलडोजर की कार्रवाई के लिए प्रशासन तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी जाती है। अब इस आदेश को जो चुनौती दी गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, यह देखना अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है या फैसला जो देता है उसमें हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाता है या हाईकोर्ट के फैसले को कंटिन्यू करता है। तो यह देखना अहम होगा कि अगर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है तो प्रशासन वहां बुलडोजर के साथ तैयार है और 10 तारीख से वहां पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर स्टे लगता है तो फिर यह मामला आगे बढ़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आगे होगी। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उन्हीं कॉलोनियों की तस्वीर है जिस पर बुलडोजर चलने का
खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि इन कॉलोनियों को ध्वस्त किया जाए, क्योंकि यह जमीन जो है वो रेलवे की है। तो आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर है, जोशीमठ में भू धसाव को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जोशीमठ की जनता सड़कों पर उतरी है। तपोवन टैक्सी स्टैंड से मारवाड़ी चौक तक जुलूस निकाला गया है। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, तपोवन टैक्सी स्टैंड से मारवाड़ी चौक तक यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। भू धसाव को लेकर यह विरोध प्रदर्शन, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। हाँ, मैं चूंकि आपदा प्रबंधन विभाग को, मुख्य सचिव को आज ही हमने कहा है कि तत्काल वहां का टीम जो है सर्वे का काम करे, सर्वेक्षण करे, दौरा करे और जो भी जरूरत होती है वो करे और तत्पश्चात मैं भी वहां जाऊंगा। तो देखिए, भारी संख्या में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे, हाथों में मशाल लिए हुए। ये तस्वीर जो है वो जोशीमठ की जनता की है, जो सड़कों पर उतर आई और आक्रोशित लोगों ने जुलूस निकाला है। भू धसाव का विरोध, भू धसाव की वजह से यहां जो समस्याएं पैदा हुई हैं उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जोशीमठ के लोगों ने किया है। लोगों का आक्रोश इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी। उन्होंने कहा कि सर्वे का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। जोशीमठ में भू धसाव की वजह से जो परेशानी आई उसकी वजह से अब जो जनता है वो सड़क पर है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आक्रोशित जो लोग हैं वो सड़क पर उतर आए। तो जोशीमठ की जनता सड़कों पर उतरी और हाथों में मशाल लेकर विरोध प्रदर्शन करते ये लोग नजर आए। ये उत्तराखंड के जोशीमठ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भू धसाव की वजह से समस्याएं पैदा हुई हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये भी कह रहे हैं कि हम सर्वे इसका करवा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़ गए। हितेश, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हल्द्वानी में ये प्रकरण हुआ है और आज
इसमें सुप्रीम फैसला आने वाला है। तो साफ तौर पर जो सत्ता की जो सरकार है, सूबे की जो सरकार है, धामी सरकार, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कर दिया है। मैं आपसे हितेश, जोशीमठ को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जोशीमठ में को लेकर के वहां क्या स्थिति है, क्योंकि हमने देखा कि मशाल लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जोशीमठ का एक जो हिस्सा है वो आज से नहीं, कई सालों से वो दरारें उसमें आ रही हैं, कई सालों से उसमें धसाव की जो मामला है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कोई, क्योंकि जो वहां के बिजली के जो पोल है, सबसे बड़ी बात है जो वहां का ऊर्जा विभाग है उसको उससे पहले भी वहां पर सचेत कर दिया गया था, बताया भी गया था। अब वहां पर जो खंबे हैं बिजली के वो धीरे धीरे तिरछे होने लगे हैं, और जो वहां की दुकानें हैं उनमें भी दरारें आने लगी, जो मकान उनमें भी वहां पर दरारें आने लगी। तो कहीं ना कहीं हजारों लोग जो वहां की जनसंख्या है वो वहां से पलायन करने को मजबूर हो, और इसी सर्दी में, ऐसी बर्फबारी में वहां से वहां के लोग पलायन कहाँ को करें, ये सोचने पर अभी चिंतित हैं सभी। और अभी बिल्कुल यही वजह है कि इन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बहुत शुक्रिया हितेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, त्रिपुरा में बीजेपी की आज से 8 दिवसीय रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर त्रिपुरा की धर्मानगर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यह तस्वीर जो है वो गुवाहाटी की दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं। जो जानकारी निकल करके सामने आई, अगरतला जा रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसी दौरान अचानक मौसम की खराबी की वजह से उनके फ्लाइट को गुवाहाटी में इमरजेंसी लैंड करवाना पड़ा। लेकिन आज एक बार फिर से वो अगरतला के लिए रवाना हो जाएंगे। त्रिपुरा में चुनाव होने हैं और उससे पहले ही बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आती हुई दिख रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं इस यात्रा में शामिल होंगे। धर्मानगर से इस यात्रा की शुरुआत होगी और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सभी 60 विधानसभा क्षेत्रों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के मेन एजेंडे में कहें तो रहा है और यही वजह है कि त्रिपुरा में आज अमित शाह यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। जी बिल्कुल, अगरतला से ये जो यात्रा है जन आशीर्वाद यात्रा, इसको अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे और करीब अगर बात की जाए तो ये सभी विधानसभा में जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो 2018 से जो सरकार बनी है उसका प्रचार प्रसार करेगी। जो जो विकास उसने किए, बीजेपी सरकार ने किए, उनको जनता तक पहुंचाएगी कि अभी तक हमने क्या किया है। हालांकि अगर बात की जाए तो इसमें देखिए, अगर बात की जाए तो करीब 200 रैली होंगी। 200 रैली यानी कि कई केंद्रीय मंत्रियों को भी इसमें काम पे लगाया जाएगा। हालांकि कई मुख्यमंत्रियों के जाने की संभावना है कि वो भी जाएंगे और वहां पे रैली करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो 12 जनवरी को खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे और वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस साल ही त्रिपुरा में चुनाव है। हालांकि 8 राज्यों में चुनाव है, पर त्रिपुरा क्योंकि उनके लिए मेन फोकस है तो उसको भी वो लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जाए, क्योंकि वहां पे भी जीतना बहुत जरूरी है। और लगातार इसलिए गृह मंत्री, देखिए गृह मंत्री का कल रात को ही गृह मंत्री अमित शाह करीब 12:30 बजे रात को पहुंच गए थे। उसके बाद वो लगातार बैठक कर रहे थे। आज उनका एक जब जन आशीर्वाद यात्रा को वो हरी झंडी दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि देखिए जब भी बीजेपी एक राज्य का चुनाव खत्म होता है दूसरे राज्य में जुट जाती है। हालांकि अगर बात की जाए तो गृह मंत्री जब मोर्चा संभालते हैं तो बारीकियों को देखते हैं कि किस तरीके से वहां क्या क्या किया जाए। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा भी थे मौजूद। तो जाहिर सी बात है अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी गुवाहाटी में मौसम की खराबी की वजह से। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, दिल्ली में मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। पीएम मोदी इस राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में एमएसएमई सहित 6 मुद्दों पर चर्चा होगी। G20, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास पर चर्चा होगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो यह बड़ी खबर है, यहां पे 6 मुद्दे ऐसे होंगे जिन पे विशेष तौर पर फोकस होगा। मुख्य सचिवों का यह दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आज आयोजित होने जा रहा है। और चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर, बिहार के बांका से शुरू होगी कांग्रेस की पदयात्रा। बिहार के बांका से पदयात्रा शुरू होने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की कड़ी में इस यात्रा की शुरुआत बांका से होने जा रही है। और आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे
हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही यह पदयात्रा निकाली जाएगी। 17 जिलों से होकर यह कांग्रेस की पदयात्रा गुजरेगी। पदयात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार के बांका जिले से पार्टी की राज्यव्यापी पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर करीब 1200 किलोमीटर लंबी पदयात्रा 17 जिलों से गुजरेगी और गया में संपन्न होगी, जिसे आज कांग्रेस अध्यक्ष बांका के मंदार पर्वत क्षेत्र से रवाना करेंगे। पदयात्रा के पटना पहुंचने पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी के शामिल होने की बात कही जा रही है। साथ ही राहुल गांधी भी संभव है कि इस यात्रा में शरीक हों। वहीं बिहार कांग्रेस ने पदयात्रा की तैयारियों के लिए निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियां गठित की हैं, जिसमें वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। तो 17 जिलों से कांग्रेस की ये पदयात्रा जो है वो बिहार में गुजरेगी, जिसमें आपको बता दें कि शुरुआत बांका से होगी और बांका से इस यात्रा की शुरुआत होने के बाद गया में यह यात्रा संपन्न होगी। रवि हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, क्या जानकारी, आज से इस पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है कांग्रेस बांका से? बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत जो है बिहार के बांका से होने वाली है। बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो जाएगी। उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिहार पहुंच चुके हैं। संजीव सिंह जो चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वो बिहार पहुंच चुके हैं। तो एक ऐतिहासिक यात्रा बिहार में भी करने की तैयारी, तकरीबन 1200 से ज़्यादा किलोमीटर की पूरे बिहार में यात्रा चलने वाली है, जो बांका के मानदार से शुरू होगी और मानदर से लेकर ये बोध गया तक जाएगी, समापन होगी। तो तकरीबन मान के चलिए कि 1200 से ज़्यादा किलोमीटर की एक एक्सरसाइज है जो कांग्रेस पार्टी इस कड़ाके की सर्दी में, ठंड में कर रही है, ताकि अपने संगठन को मजबूत किया जाए। लोकसभा के लिहाज से, विधानसभा चुनाव के लिहाज से वोटर्स को लुभाया जाए, उनके बीच में जाया जाए। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रहे हैं, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश से हरियाणा की ओर प्रवेश करने वाला है। तो दूसरी यात्रा बिहार में आज से शुरू होने वाली है, जिसमें तमाम पार्टी के बड़े नेता जो हैं समय समय पर पहुंचते रहेंगे। पर फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे, वहां के प्रभारी भक्तचरण दास, अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तमाम नेता आज आपको नजर आएंगे बिहार में। और उसके बाद जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, जब पटना ये यात्रा पहुंचेगी तो राहुल गांधी के भी पटना में रहने की संभावना है। उसके बाद बोध गया में समापन होगा, तब पार्टी के तमाम बड़े नेता नजर आने के वाले। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार आज से समाधान यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। नीतीश की यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। पहले चरण में 18 जिलों को यह यात्रा कवर करेगी। आज से 7 फरवरी तक यह समाधान यात्रा चलने वाली है। यह बड़ी खबर आपको बता दें। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। समाधान यात्रा उन्होंने अपनी इस यात्रा को नाम दिया है। इससे पहले भी नीतीश कुमार कई यात्राएं बिहार में कर चुके हैं और इस बार समाधान यात्रा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पहले चरण में करीब 18 जिलों को कवर करेंगे। 7 फरवरी तक ये यात्रा चलने वाली है। इसमें बाइट होगी। और ये समाधान यात्रा नहीं है, ये सुशासन का, न्याय के साथ विकास का, कानून के राज का, सब में व्यवधान पैदा कर दिए। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की गोद में जाकर बैठकर उनसे गलबहियां करके प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंच गई है। क्योंकि इनका प्रधानमंत्री जी का सपना था, वो सपना टूट गया और जिनको मुख्यमंत्री का सपना दिखाए थे वो मुख्यमंत्री की सपना के लिए बेचैन है। अब सरकार में ही गुत्थम गुत्थी है। ये महागठबंधन महाठगबंधन में बदल गया और अब महालठबंधन शुरू हो गया। तो महालठबंधन के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए
पूरी तरह से अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। ये समाधान यात्रा नहीं, पूरी तरह से व्यवधान विकास में हो रही है और ये विदाई यात्रा इनकी है। इस यात्रा के साथ इनकी विदाई हो जाएगी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजीव हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। संजीव, आज से समाधान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन विपक्ष जो है खास करके विजय सिन्हा लगातार हमलावर भी हैं। विपक्ष की अगर बात करें तो जिस तरह से विजय सिन्हा ने कहा कि इनकी अंतिम यात्रा मानी जाए, तो देखिए विपक्ष लगातार हावी और जिस तरह से मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं बिहार में, जिस तरह से देखिए रोजगार का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं ये तूल पकड़ता जा रहा है। और मैं बता दूं आपको, ये 2024-25 के मिशन का आगाज है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ये जानते हैं कि 24-25 का जो चुनाव है बेहद अहम है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो यात्रा हो रही है, उसमें नीतीश कुमार का जो समाधान यात्रा है, इसमें मैं आपको बता दूं कि इस समाधान यात्रा में आज जो कार्यक्रम तय हुए हैं वाल्मीकि नगर से, उसमें आज वो तमाम जो है आम लोगों की बातों को समझेंगे, सुनेंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि वहां के जो स्थानीय विधायक होंगे, सांसद होंगे, उनसे वो वर्चुअली भी वो बात करेंगे। अगर उनकी इच्छा होगी तो जिनकी इच्छा है वो आ सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और गंगा बराज और तमाम जो परियोजना चल रही है उस इलाके में, उसको वो देखेंगे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि वो ये समीक्षा करेंगे कि क्या इन 17 सालों में जो नीतीश कुमार के द्वारा किए गए काम है, या नल जल कल हो, या तमाम बड़ी योजनाएं हैं, उनका धरातल पर क्या कुछ स्थिति है। और शराबबंदी को लेकर खासकर देखिए कल शाम वो पहुंचे थे, तो चलिए, तो ऐसा लग रहा है कि यात्राओं का दौर है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस आज से बांका से यात्रा की शुरुआत कर रही है, पद यात्रा की। वहीं नीतीश कुमार अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच मुंबई से खबर है, प्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम, जहां आपको बताएं मुंबई में रोड शो करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। कई उद्योगपति और फिल्म जगत के लोगों से मुलाकात करेंगे। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश लाने की कमान खुद संभाल रखी है। टीम योगी देश के 9 बड़े महानगरों में रोड शो की शुरुआत करने जा रही है। आज मुंबई से इसकी शुरुआत होगी और आपको बता दें कि नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो इस दौरान आपको बता दें कि कई उद्योगपतियों से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ, साथ ही फिल्म जगत से जुड़े कई लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले महीने फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट लखनऊ में आयोजित होने जा रहा है। तो उद्योगपतियों को कैसे रिझाया जाए, कैसे उन्हें उत्तर प्रदेश लाया जाए, इसके प्रयास में योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी शेखर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, क्या कार्यक्रम आज रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की तरफ पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं योगी? देखिए, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ये तो आंकड़ा है, इसको पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन जिस तरीके का उत्साह महाराष्ट्र और मुंबई में खास तौर से योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद देखा जा रहा है, उसको देख करके जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों ने जब स्वागत किया, भगत सिंह कोश्यारी के पास मिलने गए थे, तो इन दोनों ने एक दूसरे से जो आपस में बातचीत होती है सीएम डिप्टी सीएम की, जैसे हम लोग चल रहे होते हैं, कहा कि भाई योगी जी की लोकप्रियता तो इतनी है कि हम लोगों को आज कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो आज समझिए कि इस तरीके की वहां पर जलवा जलाल है योगी आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जहां तक उत्तर प्रदेश में इकोनॉमी की बात है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने की और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, तो इंतजार ही हो रहा है कि कब योगी आदित्यनाथ एक एक करके जो उद्योगपतियों से मिलने का सिलसिला है वो शुरू होगा और कब किसकी बारी आएगी, क्योंकि बारी लगा करके इस समय इंतजार हो रहा है। अधिकारियों ने काफी पहले से होमवर्क किया था, चूंकि उद्योगपति बड़े हैं लिहाजा उनका भी समय कीमती होता है, इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी समय काफी कीमती है। जो जलवा योगी का महाराष्ट्र में दिख रहा है, जो जलवा योगी का महाराष्ट्र में दिख रहा है, योगी की कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश का वही जलवा पूरे देश और दुनिया में दिखे।
कोई दो राय नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दुनिया भर से उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश को आमंत्रित किया है। मंत्रियों का समूह गया था, अधिकारियों का समूह गया था। आपने देखा पिछले दिनों जब विदेश से लौट करके आए हैं, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कई जगहों से निवेश आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब देश के जो उद्योगपति हैं, चूंकि ये लोकल बॉडीज हैं, इनको अगर हम प्रदेश में लाने में कामयाब होते हैं तो कहीं ज़्यादा फिजिबिलिटी होती है, सस्टेनेबिलिटी होती है प्रदेश में उद्योग लगने के बाद भी। इसके साथ साथ आप देखिए कि नोएडा में एक नई फिल्म सिटी भी बन रही है, ग्रेटर नोएडा में, उसको लेकर के जो फिल्म जगत बिल्कुल है शेखर, उसका भी अब इंतजार इस चीज का है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब होगा उस दौरान कितने एमओयू साइन होते हैं, सबसे ज्यादा नजर वहां होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया शेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर है वाराणसी से, जहां पे ज्ञानवापी मामले से जुड़े 7 मामलों की आज सुनवाई होनी है। यह बड़ी खबर, फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह अहम सुनवाई होनी। शिवलिंग के नियमित दर्शन पूजन की मांग पर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। तो ज्ञानवापी से जुड़े कई अहम मामलों में आज सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट करने वाली है। तो वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट कई अहम मामलों में सुनवाई करने वाला है। करीब 7 ऐसे मामले हैं जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो मदन मोहन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। मदन, क्या जानकारी? कुल 7 मामले, कब ये सुनवाई होनी है और उम्मीद क्या की जाए? जी अभिषेक, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का लगातार जो मामला चल रहा है उसमें जो है आज जो है मुख्यतः जो कहा जाए तो भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान को लेकर के जो है याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाली गई थी, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो है उसको जो है ट्रांसफर करके जिला जज के अदालत में कर दिया था। तो जिला जज की अदालत जो है लगातार इस पर सुनवाई कर रही है। आज इस पे जो है अहम सुनवाई हो रही है, जिसपे कि कहा जाए तो हिंदुओं के पक्ष के तरफ से जो है ये कहा गया था कि जो वजूखाना है, वजूखाने में जो शिवलिंग मिला है उसको जो है नियमित पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। वहीं जो है मस्जिदों के अंदर में जो गैर हिंदू मुस्लिम जो प्रवेश कर रहे हैं उसको जो है रोका जाए। साथ ही साथ जो कहा पूरे ज्ञानवापी परिसर को जो है हिंदुओं को सौंपने की मांग जो है की गई थी, जिस पर कहा जाए तो अंजुमन इंतजामिया ने जो है उस पर एक याचिका डाली है, जिसमें उन्होंने जिला जज ने इसको सुना था और सुनने के बाद जो है इस पे जो है कहा था कि ये योग को जो है ये सुनने योग है, लेकिन अंजुमन इंतजामिया ने इस पर रिवीजन फाइल किया है। रिवीजन फाइल करने के बाद जो आज उस पर सुनवाई होगी कि जिसपे के कोर्ट ये कह पाएगा, जिसपे कि अंजुमन इंतजामिया कहा था कि जो आपने आदेश दिया है वो जो है सुनने योग है ही नहीं, क्योंकि कहा जाए तो 1991 के वार्षिक एक्ट का हवाला जो है अंजुमन इंतजामिया में दिया है। वही 9130 का जो है उसको लेकर के जो है चल रही कि ये जो है सुनने योग है नहीं, क्योंकि इस पर जो कहा जा रहा है कि लगातार जो है इस पर मुस्लिम जो है नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पे जो है वो मस्जिद ही है, तो जिसको लेकर के ये मामला चल रहा है। जो कथित शिवलिंग है उसके दर्शन पूजन को लेकर के पूरे परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने को लेकर के इस मामले से जुड़ी क्या अपडेट? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि हिंदू पक्षकार ने जो मांग की थी उससे मुख्यतः यही मांग है कि जो वजूखाना के अंदर जो शिवलिंग मिला है उसको जो है पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए, और दूसरा जो है जो गैर हिंदू जो मस्जिद के ज्ञानवापी के प्रवेश कर रहे हैं उनको पूरी तरह से रोका जाए और पूरे ज्ञानवापी परिसर को जो है हिंदुओं को सौंपने की मांग है। इस पर जो है अंजुमन इंतजामिया ने जो है तो सवाल उठाए थे। इस पे नजर रहेगी मदन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर है, अंडमान और निकोबार के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज से 2 दिन के दौरे पर रहेंगे और आपको बता दें कि सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे रक्षा मंत्री। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के अंडमान निकोबार के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान सैनिकों के साथ बातचीत भी करेंगे। तो देखिए, तवांग का मामला जब से आया है उसके बाद जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां का दौरा लगातार कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पहले अरुणाचल भी गए थे और इस समय की अगर बात कर ली जाए तो आज और कल 2 दिन का यह दौरा रहेगा अंडमान निकोबार का। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आस्था की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरा है जैन समाज। संमेद शिखर को लेकर जैन समुदाय का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
समेत शिखर मुद्दे पर केंद्र की जैन प्रतिनिधियों संग बैठक है। मामले में केंद्र सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। समेत शिखर को पर्यटक स्थल बनाने का विरोध किया जा रहा है। तो इस मामले में केंद्र सरकार बड़ा फैसला कर सकती है, क्योंकि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जैन समाज के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। समेत शिखर जो कि तीर्थ स्थल है और उसे पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। विजयवाड़ा की ये तस्वीरें। तो अब देखिए, कल हमने आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाई थी, गुजरात से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, झारखंड से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और ये अब दक्षिणी राज्यों से भी तस्वीर आनी शुरू हो गई है। विजयवाड़ा की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पे जैन समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं और समेत शिखर जी को एक बार फिर से तीर्थ स्थल ही रहने देने की मांग की जा रही है। दो तस्वीरें, एक तस्वीर अभी की है, सीधी तस्वीर है विजयवाड़ा की, और दूसरी जो तस्वीर है वो महाराष्ट्र के मुंबई की तस्वीर है। तो शहर शहर जैन समाज जो है वो सड़क पर है और समेत शिखर जी को फिर से तीर्थ स्थल ही रहने देने की। तो समेत शिखर जी को लेकर सड़क पर उतरे हैं जैन समाज के लोग। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं जैन समाज के लोग जो हैं वो सड़क पर उतरे हैं। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में इतना ही। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रफ्तार से खबरें।